तो जय हिंद मेरे साथियों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज से हम लोग टॉप 150 वीवीआई साइंस के क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि 10th क्लास के टॉप 150 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें से 10-12 कम से कम पक्का आने का चांस है। ठीक है, तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आप लोग इसे देखना नहीं भूलें, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है। वैसे क्वेश्चन को हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 है और इस प्रकार 5 पार्ट देंगे, मतलब कि 5 पार्ट में 150 क्वेश्चन को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह क्वेश्चन कम से कम बिहार बोर्ड 12 बार अभी तक पूछ चुका है। यह क्वेश्चन केवल 10th क्लास में नहीं, 12th क्लास में बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो दृष्टि दोष क्या है? तो देखिए, दृष्टि दोष के बारे में, किसी कारणवश नेत्र, जो हमारा नेत्र होता है, किसी कारणवश धीरे धीरे अपनी असमंजन क्षमता को खो देती है। किसी भी कारण से हमारा नेत्र जो है अपनी असमंजन क्षमता खो देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति वस्तुओं को आसानी से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो आँख में उत्पन्न इस प्रकार के ही दोष को हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। किसी भी कारण हो सकता है, किसी कारणवश नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी वस्तुओं को आसानी से सुस्पष्ट, क्या है सुस्पष्ट, मतलब कि पूरा स्पष्ट तरीका से नहीं देख पाता है। तो ऐसे आँख में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। और पूछ रहा है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दूर को ही हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, और अगला है तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला है दूसरा है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को बताइए। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार को बताना है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड ने कम से कम 5 से 6 बार पूछ चुका है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? जब आँख में निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसमें उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष, अधिकांश स्टूडेंट समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु ना दिखाई देता है, लेकिन यह गलत है। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो आँख में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उचित फोकस दूरी को अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, अवतल लेंस का। इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो निकट 3 अक्षर से बना हुआ है। तो 3 का होता है 3 का 4 और 2 का 3 होता है। अगर दूर दृष्टि दोष के पूछता है कि निवारण, तो 2 का 3 यानी कि दूर का हो जाता उत्तल लेंस, लेकिन निकट है तो निकट 3 अक्षर से बना हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल, क्योंकि 3 का 4 होगा। तो इसका हम लोग उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग अपना निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अवतल लेंस को लगाने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और अवतल लेंस को जैसे ही हम लोग प्रयोग करते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने लगता है, और जिससे हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन अगर अवतल लेंस हम लोग नहीं लगाते हैं, इससे पहले निकट दृष्टि दोष में हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, जो कि हम आपको दिखाते हैं। पहले से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, पहले से प्रतिबिंब यहाँ रेटिना का पहले ही मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पे बन जाता है। रेटिना यहाँ है और इससे पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे
हम जिससे हमको कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस इस प्रकार के होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है और जिससे हम उसको सुस्पष्ट देख पाते हैं। तो इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके कारण भी बताइए। तो इसके कारण जो होता है, निकट दृष्टि दोष के मुख्य कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है वही बढ़ जाती है। यही कारण से हमारा निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे और उसको फिगर भी बता दें। रेटिना से जब पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तो हमारा निकट दृष्टि दोष रहेगा और हमको सुस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन रेटिना पर जैसे ही प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ये हमारा अवतल लेंस है, और जैसे ही हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे वैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगेगा और हमको सुस्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला जो है दृष्टि निर्बंध क्या है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि दृष्टि निर्बंध क्या है, जो कि यह VVI है। बहुत बार ये भी पूछ चुका है, यानी कि ये भी VVI की श्रेणी में है। हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे VVI कराएंगे, 150 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें से कम 12 क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही सब बार बार रिपीट होते रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो दृष्टि निर्बंध क्या है। दृष्टि निर्बंध क्या है, तो दृष्टि का वह विशेष गुण, दृष्टि का वह विशेष गुण जिसके कारण किसी वस्तु को आँख के सामने से हटा देने के बाद भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10वां सेकेंड तक रहता है। दृष्टि निर्बंध क्या है, तो दृष्टि निर्बंध क्या है, तो दृष्टि का ही वह विशेष गुण है जिसके कारण किसी वस्तु को आँख के सामने से हटा देते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, इस वस्तु को अगर हम आँख के सामने से हटा देते हैं फिर भी हमारे आँख पर 1/10वां सेकेंड तक रहता है, और 1/10वां सेकेंड तक रहता है। दृष्टि के इसी विशेष गुण को हम लोग दृष्टि निर्बंध कहते हैं। मतलब वह विशेष गुण जिसके कारण किसी वस्तु को अपने आँख के सामने से हटा देने के बाद भी 1/10वां सेकेंड तक हमारे आँख में दिखाई देते रहता है। तो ऐसे ही विशेष गुण को ही हम लोग दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। देखिए इसका उदाहरण जो है, तेजी से चलते हुए बिजली के पंखे, तेजी से चलते हुए बिजली के पंखे जो होता है इसी कारण से अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। आप लोग बिजली के पंखे देखे होंगे, उसमें अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लगता है कि वो एकदम रुका हुआ है। वही इसी कारण से दृष्टि निर्बंध के ही कारण से ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो दृष्टि निर्बंध अगर पूछे तो बताएंगे कि दृष्टि का वह विशेष गुण जिसके कारण किसी वस्तु को आँख के सामने से हटा देने के बाद भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10वां सेकेंड तक रहता है। 1/10वां सेकेंड तक रहता है। दृष्टि के इसी विशेष गुण को हम लोग दृष्टि निर्बंध कहा जाता है, और इसका उदाहरण है तेजी से चलते हुए पंखे। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें एवं इसे किरण आरेख पर दर्शाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड अभी तक बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और इसी को इस रूप में कभी बदल के पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र उल्लेख करें। अलग अलग ढंग से एक ही क्वेश्चन को पूछता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो देखते हैं। तो किसी भी सतह से प्रकाश किरण को लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः लौट जाती है तो इसी प्रक्रिया को पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग इसके नियम को जानते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो हम लोग 2 मारेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन नियम है। तो पहला नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। चलिए फिगर से इसको समझते हैं। आपतन कोण
यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो ये आपतन कोण होता है और एक होता है परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण यानी कि आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि आई बराबर आर हमेशा होता है। चलिए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, जो आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ता से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, तो जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, यानी कि कोई भी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने रास्ता से ऐसे न जा करके अपने रास्ता से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, तो प्रकाश के इसी घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे। और प्रकाश के अपवर्तन के अब नियम देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम समझते हैं। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही तल में होते हैं। सेम उसी प्रकार, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, तीनों एक ही तल में, एक ही समतल में होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण को आई बोलते हैं, तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, एक ही अनुपात में होता है, यानी कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। यानी कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही होता है। ये हमारा हो गया प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। इसमें एक और बात पूछता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब के दूर भागता है कि अभिलंब की ओर भागता है। तो देखिए एक इसमें हमने ट्रिक बताया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल से सघन में जाएगा, जिसमें जा रहा है सघन में जा रहा है, तो सघन में यानी कि सटेगा, स से सघन और स से सटेगा किसकी ओर, तो अभिलंब की ओर सटेगा। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तो विरल में जा रहा है तो बिलगाव होगा, यानी कि अभिलंब से बिलगाव होता है। तो चलिए अब हम लोग अगला यानी कि छठा क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को लिखें। तो उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को, ये भी क्वेश्चन बहुत बार अभी तक बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो देखिए उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है। जब भी हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो डायरेक्ट नहीं लिख देंगे नियम, उसमें लिखेंगे कि उत्तल लेंस के जो है उपयोग निम्नलिखित है। थोड़ा सा हमारा लंबा भी हो जाएगा आंसर और थोड़ा सा सुंदर भी, सूटेबल भी लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दो उपयोग इसका। तो उत्तल लेंस जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूर दृष्टि को दूर करने में करते हैं। दूर दृष्टि को निवारण के लिए भी हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग बताए थे याद करने के लिए कि 2 का 3 और 3 का 4, यानी कि दूर को, दूर 2 अक्षर से बना हुआ है तो इसका निवारण होगा 3 अक्षर वाले से, यानी कि उत्तल लेंस से। दूर का 2 का 3 और 3, यानी कि एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी कि वो होता है निकट के लिए। निकट 3 अक्षर से बना हुआ है तो निकट का होता है, निकट 3 अक्षर से बना है तो इसका हो जाएगा अवतल, यानी कि 4 अक्षर वालों को। तो 2 का 3 और 3 का 4, तो दूर दृष्टि, तो हम लोग यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के निवारण में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो एक तो ये उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग देखते हैं। तो दूसरा उपयोग है उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग दूरबीन में भी करते हैं। दूरबीन में भी हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और एक और हम बताते हैं
कि एक और जो है ये रामबाण है, प्रयोगशाला में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर कोई चीज़ का उपयोग आ जाए, कोई भी चीज़ का, केमिस्ट्री में रहे, चाहे फिजिक्स में रहे, चाहे बायोलॉजी में रहे, कोई चीज़ में रहे, अगर उसका उपयोग आ जाए तो एगो ही तीसरा हमेशा लिख देना है कि प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का प्रयोगशाला में उपयोग हमेशा किया ही जाता है। और ई एगो एकदम हमेशा याद रखिए। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं याद है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एगो तो एकदम हमेशा समझिए कि याद ही है, एकदम प्रयोगशाला में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा एकदम लिख देना है, ठीक है, क्योंकि प्रयोगशाला में सभी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है कि प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। कोई भी चीज़ का पूछ देवे केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या फिजिक्स में, तो हम लोग लिखेंगे कि उत्तल लेंस, कोई भी रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो बताएंगे कि उसका प्रयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। बात सही है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के 2 उपयोग को लिखें। यहाँ उत्तल लेंस कह रहा था, अब हम लोग अवतल लेंस। तो अवतल 4 अक्षर से बना है। अभी मैंने बताया कि 4 अक्षर वालों को हम लोग निपटारा करते हैं, 3 का 4 होता है, यानी कि अवतल लेंस को उपयोग हम लोग निकट 3 का 4 यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें कि अवतल लेंस का 2 उपयोग निम्नलिखित है, और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो लिखेंगे कि अवतल लेंस का 2 उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। उसके बाद नंबरिंग देंगे, पहला कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में, दूसरा अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। दाढ़ी बनाने में पुरुष सब अवतल लेंस, सैलून में आप लोग देखे होंगे अवतल लेंस ही लगाया जाता है। चलिए, और एक और रामबाण जो हम बताए थे कि अवतल लेंस का प्रयोग हमेशा कोई भी रहे, कोई भी सब्जेक्ट में आ जाए कि उपयोग उसका आ जाए तो एगो हमेशा लिख देना है। ये प्रयोगशाला में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसे याद भी रखेंगे। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन कहता है नेत्र का समंजन क्षमता क्या है। नेत्र का समंजन क्षमता क्या है। तो देखिए नेत्र का समंजन क्षमता के बारे में समझते हैं। नेत्र का वह क्षमता, नेत्र जो होता है हमारा, नेत्र का वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नेत्र का ही वह क्षमता है जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन चेंजिंग कर, कभी घटाकर कभी बढ़ाकर नज़दीक व दूर वस्तुओं को हम लोग सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऐसे इसे ही हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नज़दीक की वस्तु को और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, असमंजन क्षमता कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें तथा इसका उपयोग भी लिखें। इसका उपयोग भी लिखना है, कभी कभी केवल उपयोग ही दे देता है कि अवतल तथा उत्तल का उपयोग लिखें। कभी कभी देता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर को लिखें। तो चलिए हम लोग पहले अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का अंतर देखते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर देखते हैं। तो देखते हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है धंसा रहता है, और किधर धंसा रहता है तो वक्रता केंद्र की ओर धंसा रहता है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है और उत्तल सेम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा नहीं उभरा हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते थे कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा नहीं रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा है इसका अंतर कि इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी जो है अवतल का ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, और इसका यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है कुछ होता है
पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं इस अंतर। तीसरा अंतर है कि इस दर्पण में सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इस दर्पण में यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, सीधा ही बनता है उत्तल दर्पण में। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं अंतर। तो चौथा अंतर है कि अवतल दर्पण के द्वारा हम वस्तु को बड़े प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा बड़े भी प्राप्त करते सकते हैं और छोटे भी। वस्तु से हम लोग बड़ा भी और छोटा भी। लेकिन उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है, जितना भी वस्तु से छोटा ही होता है प्रतिबिंब। इस प्रकार हम लोग अंतर को देख लिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। पहला अंतर देखें कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है धंसा रहता है, लेकिन उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा देखें, इस दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में इसमें जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण के द्वारा हम वस्तु को बड़े प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से हमेशा छोटा ही होता है। इस प्रकार हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और 10 नंबर देखते हैं। ये भी VVI है। ये जो है आवर्धन, ये है आवर्धन किसे कहते हैं, तो समझते हैं हम लोग आवर्धन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। ये भी बहुत VVI मोस्ट VVI है, क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने अभी तक पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। जो प्रतिबिंब होता है और जो वस्तु होता है उसी के आकार के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। आवर्धन का हम लोग फॉर्मूला इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसे हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर यानी कि m बराबर हम लोग लिख सकते हैं HI बटे HO, या हम लोग लिख सकते हैं m बराबर V बटे U। V जो है प्रतिबिंब को सूचित करता है और U जो है यहाँ वस्तु के सूचित करता है। तो आवर्धन किसे कहते हैं अगर पूछेगा तो प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार, जो आकार होता है उसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं और आवर्धन बराबर हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो आज का हम लोग क्वेश्चन जो है टॉप 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि ऐसा ही हम लोग हर सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे और उसको हम लोग आंसर देखेंगे। टॉप जो है हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आप लोग के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आने की बिहार बोर्ड में संभावना है। तो आप लोग ऐसे क्लास को देखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।